वेलकम फ्रेंड्स। मैंने कहा था कि एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। नाम है गुनाहों के देवता। इनका लेखक है धर्मवीर भारती। हम बोले थे कि बहुत जल्द इसको पढ़ के आपको रिव्यू देंगे अपने हिसाब से कि क्या है। तो सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा प्रेम कहानी है, हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। खासकर जो लोग ग्रेजुएट किए हैं, लगभग लगभग, मतलब ऐसा नहीं कि 17-18 साल, आप जब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार जो है लाइफ में जरूर पढ़िए। क्या कि सबसे अच्छी बात इस किताब में है कि इसमें सौंदर्य स्पष्ट बहुत अच्छा किया गया है। मतलब किसी भी चीज़ को जो अगर कहा गया है कहानी में, जैसे हम लोग बहुत सारा कहानी देखे हैं कि जिसमें किसी भी बात पे अगर बातचीत होता है या किसी को दर्शाया जाता है तो इसमें बहुत अच्छा से बेहतरीन जो लिखने का कला है वो बेहतरीन है। ये बुक बहुत पुराना है, आज भी भारत में टॉप सेलर में से एक है। तो बात खासियत क्या है कि इसमें लिखा ही गया है इतना सुंदरता से कि आप जब भी पढ़ेंगे मुग्ध हो जाएंगे। शुरुआती में पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि प्रेम कहानी शुरू, जैसे कि हम लोग आजकल जानते हैं कि फिल्मों देखकर जान गए कि लव स्टोरी, अगर हीरो होगा, एक हीरोइन होगा, एक लड़का होगा, एक लड़की होगा, एक दूसरे को देखेगा और दोनों में प्रेम हो जाएगा, लव हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कहानी में। कहानी में ये है कि होगा कैसे, तो शुरुआत कैसे होगा, ये बहुत अच्छा है। तो चलिए पहले कुछ इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो गुनाहों के देवता लिखे थे धर्मवीर भारती। फर्स्ट एडिशन जो है 1949 में आया था और अभी तक शायद 81 में 81 प्रिंटेड मतलब एडिशन आ चुका है इसका। तो कहानी दो लोगों में फंसा हुआ है। फंसा माने दो लोगों का प्रेम कहानी है, सुधा और चंद्रन। लेकिन कहानी है क्या, तो कहानी है एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट का नाम है चंद्र, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है ना। उसका एक प्रोफेसर है, मतलब गुरु है, जिसका नाम है शुक्ला, जो उनके यहाँ रहता है। शुक्ला की एक बेटी है जो कि उसके बहन के यहाँ, मतलब सुधा जो है उसकी बेटी का नाम है, जो अपने फुआ के यहाँ रहती है। 13-14 साल होने के बाद जब उसकी माँ नहीं रहती तो उसका पालन पोषण नहीं होती है। तो थोड़ा सा जिसकी माँ नहीं, तो थोड़ा बिगड़ा टाइप का बच्चा होता है ना, तो वो अपने यहाँ ले आता है, मतलब शुक्ला साहब के यहाँ रहता है। और चंद्र जो है शुक्ला के यहाँ आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहीं से शुरू होता है चंद्र और शुक्ला का कहानी। तो क्या है कि चंद्र जो है उन डॉक्टर साहब के पास उतना समय नहीं होता है सुधा के लिए, तो टाइम निकालते हुए भी बाप का बात उतना नहीं मानता। तो चंद्र जो है उसके साथ रहते रहते गुड फ्रेंड। सबसे पहले इतना अच्छा फ्रेंड है कि चंद्र और दोनों में ना मैंने की देखिए कहानी पढ़िएगा तो नोक झोंक है ना, जो कि आम लोगों में चलते आता है। देखते ना 13-14 साल का, 15 साल 16 साल का बच्चा आपस में लड़ते झगड़ते, प्रेम से बात करते, टानाथानी करते हुए, खींचातानी करते हुए, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए। तो सुधा और चंद्रन में क्या है कि ऐसा नहीं कि दोनों का आंख मिल गया प्रेम हो गया। दोनों एक दूसरे से इस प्रकार हिल मिल गए हैं कि एक को भूख लगा है, कौन खाना खाया है नहीं खाया है, किसको कष्ट है कि नहीं है, एक दूसरे को भली भांति बहुत अच्छा से समझ रहे हैं और एक दूसरे को पहचान भी रहे हैं, एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं। क्योंकि प्रेम जब ज्यादा होगा तो एक दूसरे से लड़ेगा भी। और लड़ाई नहीं है, दरअसल है एक दूसरे के प्रति केयर, लव है ना, प्रेम है। इसी प्रेम को बहुत अच्छा से दर्शाया गया है। और जैसे कि सुधा भी कॉलेज जाती है, वहां भी उसका एक फ्रेंड है, बहुत सारा फ्रेंड है, उसमें से एक करेक्टर जो है बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसका नाम है गेसु। और उसकी एक बहन होगी जो कि फुआ की बेटी होगी, जिसका नाम होगा बिनती। और चंद्र का एक दोस्त बनेगा जिसका नाम होगा पम्मी। ये करेक्टर्स जो है कहानी में मेन काम करता है। तो क्या है कि चंद्र और सुधा का प्रेम कहानी ठीक ठाक सोचिए कि पहुंच चुका है। अब कहानी में बदलाव ये होता है कि शुक्ला जी जो है अपना बेटी का शादी करना चाहते हैं। और एक कैलाश नाम का लड़का होता है जो कि पहले कभी मिला होता है चंद्र से भी और डॉक्टर साहब से भी। तो रिश्ता जो है तय कर दिया जाता है। इसी के बीच में बिनती जो होती है, फुआ की बेटी होती है, उनका भी शादी लग गया है। और वो जो है फुआ के साथ आ गए हैं डॉक्टर शुक्ला के घर में। और वहीं पर है, यहीं से जो है कि कहानी शुरुआत में पार्ट 1 में आप पढ़ेंगे तो ठीक ठाक एकदम लव स्टोरी जैसे सेम टू सेम चलते आएगा, पढ़ने में आनंद आएगा। कहीं पम्मी का स्टोरी आएगा कि चंद्र का पम्मी के साथ जो है बुलाया गया, उसके यहाँ दोस्ती हो गया। तो पम्मी जो है एक लेसन सिखाएगा चंद्र को कि कैसे प्रेम होना चाहिए, दूर से ही प्रेम होना चाहिए, शारीरिक प्रेम ही सब कुछ नहीं है, आपका मन का प्रेम होना चाहिए। तो चंद्र जो है बहुत अच्छा लड़का है, इतना अच्छा लड़का है कि सोचो देवता है। देवता इसलिए है क्योंकि देखो इसके लाइफ में 3 लड़की है, पम्मी है, विनती है और सुधा तो स्वयं है। ये सुधा तो आत्मा है, बाकी 2 लड़की और भी है, लेकिन आत्मा इतना पवित्र है कि वो देवता है। देवता इसलिए क्योंकि सबके लिए देवता जैसा काम करेगा। और इसीलिए शायद कहानी का नाम रखा गया है गुनाहों के देवता। तो देवता इसमें जो है वो चंद्र खुद है। ठीक है। तो पम्मी से भी रिलेशन है। रिलेशन मतलब कि दोस्ती वाला रिलेशन है, ऐसा रिलेशन नहीं। और जो कोई भी घटना हो रहा है वो किससे क्लियर हो जा रहा है,
सुधा से आके बोल रहा है कि देखो ना पम्मी के साथ मेरा ऐसा हुआ, हम लोग घूमने गए तो हम लोग के साथ कुछ ऐसा हुआ। इतना प्रेम है चंदर और सुधा में कि सोचिए कि अपना पर्सनल बात भी सुधा को बताया जा रहा है, और सुधा जो है मजाक उड़ाई जा रही है क्योंकि उसको भरोसा है किस पे, चंदर पे। प्रेम ही इतना है कि भरोसा होना ही है। अब है कि एक कैरेक्टर आ गया बिंती। बिंती जो है अपनी फुआ की बेटी, इसका भी फादर नहीं है ना। सबके साथ कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, और कहानी तो इलाहाबाद का ही है। तो बिंती जो है इलाहाबाद आ गई है और अपने बहन सुधा के साथ रही। सुधा छोटी है, बिंती नहीं, सुधा बड़ी है, बिंती छोटी है। तो नियम के अनुसार क्या है ना कि अभी भी सोचिए कि बड़ी का शादी होगा तब छोटे का होगा। तो ये 1949 का कहानी है, उस टाइम में भी ऐसा ही है। तो तय कर दिया कि फुआ की नहीं, सुधा का शादी कर दो, तब बिंती का शादी होगा। तो सुधा का शादी जो है वेल अच्छा फैमिली से करा दे रहा है। और तरीका क्या है, डॉक्टर साहब जानते हैं कि हम बोलेंगे तो मानेगा नहीं, तो चलो भाई चंद्र को बोलते हैं। चंद्र क्या करे, वो क्या करे कि फोटो दिखाए। यहीं से कहानी में जो है मोड़ शुरू हो जाता है कि फोटो दिखाना और शादी तक लेना। सुधा नहीं चाहती है शादी करना, चंद्र को कह रहा है कि देखो तुम जो कहेगा हम करने के लिए तैयार हैं। तो उसको मना लेता है कि तुम शादी कर लो, राजी भी हो गई। और यहाँ से रोना धोना शुरू। और आप इतना रोना है स्टोरी में कि आप पढ़ते पढ़ते आप भी रोते रह जाइएगा। ऐसा ऐसा हम वीडियोस देखे हैं कि 3-4 दिन तक पब्लिक रो रहा है। तो यहाँ से जो है ना ट्रेजेडी शुरू हो जाता है। सुधा का शादी हो जाता है, सुधा चली जाती है, बिंती रह जाता है, चंदर रह जाता है घर में। बिंती और चंदर का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि बिंती जो है लगभग लगभग सुधा पे ढल चुकी है, मतलब सुधा जैसी हो गई है उसके साथ रहते रहते। बचपन में बहुत गाली सुनी अपनी माँ से, डांट फटकार सुनती रहती है। अब बिंती का जब शादी आ जाएगा तो बिंती जो है उसका शादी जो जिससे होने वाला रहता है वो थोड़ा अपाहिज रहता है, हाथ नहीं रहता उसका, उंगलियां नहीं रहते, तो शादी जो है नहीं होता। नहीं होता उस टाइम उसकी फुआ करे कि अब तुम्हारा शादी अगर हो जाता तो भला टल जाता, नहीं हुआ तो कल ही तुमको हम कहाँ ले जाएंगे। ऐसे गाली देकर के भी इंडिकेट किया गया है, जो उस टाइम का है। अपने भाषा में फुआ मैंने बेटी को अपना सुना रही है। बिंती चल जा रही है शुक्ला के साथ पढ़ने के लिए। उसके बाद बिंती और चंदर में कुछ घटना घटित है कि चंदर जैसे ही सुधा का शादी हो जा रहा है आधा वो पागल हो चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, किससे कैसे बोले, व्यवहार करें नहीं करें, ना किसी काम में मन लग रहा है। एक तो शादी का काम काज से काफी थका हुआ था, ना मन लगता है ना किसी और चीज में। तो वो क्या किया कि बिंती के साथ भी उसका मापदंड जो है सही नहीं बैठ रहा। बिंती बिल्कुल सुधा जैसा लग रहा है, और बिंती को तो बहिष्कार का आदत लगा हुआ था, माँ से बहिष्कार हो रहा है, बाकी लोग से। तो चंद्र भी क्या करता है, लगभग लगभग बिंती का बहिष्कार कर देता है। अब बिंती भी चला गया स्टोरी से और सुधा भी चली गई। अब कहानी में अकेला बच गया कौन, चंद्र। चंद्र जो है ये कर रहा है कि अब कोई बचा नहीं, तो एक फ्रेंड इसके पास आ गया, कौन, पम्मी। ये पम्मी से रिलेशन हो गया। और आप पम्मी और चंद्र का जो है ना रोमांटिक इतना बेहतरीन लिखा गया है कि आप पढ़िएगा तो आपके रोम रोम में रोमांस प्रकट हो जाएगा। और दोनों के बीच में अब बहुत फिजिकल रिलेशन शुरू हो जाएगा। और कब तक रिलेशन चलते रहेगा, जब तक चंद्र को अब कुछ होश नहीं रहेगा, सब छोड़ छाड़ देगा दुनियादारी, कोई प्रेम व्रेम नहीं। सुधा को कह दिया कोई लेटर उटर नहीं लिखना, क्योंकि देखिए दोनों का कम्युनिकेशन उस टाइम में 1949 है तो निश्चिंत है, व्हाट्सएप तो नहीं होगा। दोनों चिट्ठी से लिखना एक दूसरे को कंटिन्यू चल ही रहा है। चिट्ठी लिख रहा है अपने बारे में, ये भी लिख रहा है, बता रहा है। लेकिन अब चंद्र जो है सुधा को एकदम हमेशा के लिए कह दिया कि अब तुम हमसे बात नहीं करना, चिट्ठी नहीं लिखना, जाओ। और चंद्र जो है ऐसा लिख करके खुद पागल हो गया, तो उसको मिल गया पम्मी का सहारा। पम्मी जो है एक तो ठीक है शादीशुदा रहती है और इससे एज में बड़ी रहती है, लेकिन क्रिश्चियन होने के कारण उसके पास कोई खास बैरियर नहीं होता, क्योंकि वो एंग्लो इंडियन रहती है। तो वो बैरियर्स नहीं है, क्योंकि हिंदू विवाह में बहुत सारा बैरियर था। और वो दोनों खुलेआम ऐसा चलते चलते बहुत दिन तक चलता है। एक दिन अचानक कहानी में नया ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है कि गेसु आ जाती है स्टोरी में। गेसु चंद्र को कभी नहीं देखा, लेकिन गेसु को सुधा के माध्यम से वो देखा है। तो गेसु आती है और गेसु का कहानी ये रहता है कि वो भी किसी से प्रेम करता है और उसका शादी किसी और से हो जाता है। अब वो कह रहे कि हम उसका केवल प्रेम के भरोसे जी लेंगे। इतना बात सुनते ही चंद्र का सारा रिवाइंड हो जाता है कि हम क्या कर दिए, मेरे से तो गड़बड़ हो गया। ये गेसु इतना साहस कर रही है और हमारा ख्याल जो है महिलाओं के प्रति पहले का टाइप का जो स्टोरीज कहानी जो ख्यालात था उसी तरह अब चंद्र फिर से रिवाइंड हो जाता है। और चंद्र को सुधा का याद आने लगता है खूब जोर। सुधा से फिर मुलाकात होता है, लेकिन पहले जैसा कोई बात नहीं होगा। और यहाँ तक कि कई सारा बातचीत होगा, यहाँ तक कि इतना बात होगा कि फिजिकल स्टेटस रहता है पम्मी के साथ। पम्मी भी छोड़ के चली जाती है, बोलते कि अब हम जा रहे हैं अपने हस्बैंड के पास, हमको शायद वो माफ कर देंगे तो हम तुमको चिट्ठी
लिखते हैं। और पम्मी भी छोड़ के चल जाएगा किसको, चंदर को, क्योंकि चंदर जैसे ही गेसु से मिलेगा उसका व्यवहार फिर सारा सुधा में कन्वर्ट, जैसे कोई नशा होता है ना, नशा चढ़ा रहता है चंदर को, नशा जैसे ही उतरा फिर कहाँ पहुंच गया, पीछे जाकर के गिर गया। और चंदर अब खोजने लगता है सुधा को, सुधा से फिर मिलता है, लेकिन वो पहली वाली बात नहीं आती है। और सुधा क्या है कि बिना आत्मा के शरीर कैसे रह सकता है, शरीर से आत्मा अलग हो चुका है, शरीर यहाँ आत्मा अलग, और दोनों से मेल नहीं हो रहा है। प्रेम इतना गहरा है कि कहने का नहीं है। और ऐसा नहीं है कि प्रेम का एक ही रूप है कि फिजिकल होना पड़ेगा, बिना फिजिकल हुए सुधा जो है अपने आप को लगभग समाप्त कर चुकी है। न खाना न पीना, पूजा पाठ में टाइम वेस्ट, दिन भर में एक बार खा रही है, बीमार है, पूरी तरह से हालत खराब है सुधा, मतलब सुधा जो है अपने आप को त्याग कर चुकी है। और एक दिन ऐसे ही होता है, देखिए कहानी बहुत है, 257 पेज का स्टोरी, आप पढ़िए, हम सिर्फ शॉर्ट में आपको डिस्क्रिप्शन कर दे रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा बात है, इसके बीच में आप पढ़िएगा ना तो अंग अंग भर जाएगा। सुधा का क्या होता है ना, एबॉर्शन हो जाता है और चंदर को बुलाया जाता है जहाँ सुधा रहती है दिल्ली में, वहाँ विनती भी रहती है, डॉक्टर साहब भी रहते हैं, और कैलाश बाबू जो हस्बैंड थे सुधा का, वो कहीं फॉरेन जा रहे थे, और वहीं पर काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी डॉक्टर उनको बचा नहीं पाते हैं, और चंदर वहाँ पहुँच जाता है, वो केवल चंदर की प्यासी है। तो चंदर इसी के बीच में जो है, आप जान ही रहे हैं, कहानी लव स्टोरी हम भी बहुत देखे हैं, लिखे भी हैं, मेरा भी लिखा हुआ कहानी है। और कहीं ना कहीं जो लोग प्रेम करेगा वो एक बार पढ़ेगा तो उसके अंदर में कहीं ना कहीं आत्मा, वैसे हर कोई प्रेम का भूखा है, हर कोई प्रेम किया अपना लाइफ में, सबका एक लव स्टोरी है, लेकिन जब आप पढ़िएगा तो आपका रूम रूम जो है कांप उठेगा, आपको भी लगेगा कि क्या यार कहाँ छूट गया। तो ठीक है, आप एक बार पढ़िए, एक बार देखिए। तो चंदर जो है जैसे ही सुधा का देहांत हो जाएगा तो सोचिए कि सबसे ज्यादा जो टूट जाएगा वो कौन है, चंदर। और यहीं पर जो है कहानी खत्म नहीं होता है, इसके आगे थोड़ा सा एक लाइन और है। इससे पहले कि अगर हम आपको बताएं तो इसमें ना एक बहुत अच्छा लाइन था बीच में, कि एक बार ना माला देता है, जैसे कि कुछ गिफ्ट देता है ना, लड़का लड़की का रिश्ता खत्म हो पसंद हो जाता है, तो रिश्ता जैसे पक्का होता है, तो सुधा का जैसे रिश्ता पक्का होता है तो उसका जो जेठ होता है, भैंसुर जो होता है ना, वो एक माला देता है। और सुधा जो है ना माला को घुमा घुमा के देखती है और देखती रहती है। तो उसमें विनती का एक बहुत अच्छा लाइन है जो हमको सबसे पसंद आया था, कि जैसे ठीक राधा जो है ना कि हर कण कण में कृष्ण ढूंढ रही है, उसी तरह सुधा भी जो है इस माले में सिर्फ चंद्र को ढूंढेगी, कहीं चंद्र मिल जाए, है ना। मतलब इतना प्रेम है सुधा को चंद्र से कि वो हर जगह किसको ढूंढ रही है, चंद्र को ढूंढ रही है। इतना अच्छा प्रेम कहानी है। अंत में क्या है कि अंत में थोड़ा सा है कि क्या होता है ना कि अब मर गई तो उसका जो राख होता है जो वो ले आ जाता वापस इलाहाबाद, इलाहाबाद में बोट में बैठ करके उसको जब बहाने के लिए जाना पड़ता है तो सुधा के चंदर के साथ विनती भी चली जाती है, और दोनों को पता नहीं होता, दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, दोनों खोए हुए हैं, क्योंकि विनती का भी बहुत कुछ खो गया, क्योंकि विनती का पूरा लाइफ सुधा से ही है, सुधा उसको जीवन देके गई है, और सुधा चाहती है कि अब विनती जो है चंदर से ब्याह कर ले, मतलब शादी कर ले। ये आप कहानी पढ़ के जानिए, ठीक है। और अंत में यही होता है, जब राख को बहा देता है तब झिझकोर करके चंदन बोलता है क्या रखी है विनती, फेंक दे इसको। वो फेंक देती है तो उसको अचानक से होश आता है चंदर को, और देखता है कि अरे ये तो क्या हो गया, तो उसी राख में से थोड़ा सा उठा करके उसकी मांग में डाल देता है विनती का। ये उसका अंतिम पड़ाव था। बहुत अच्छा लव स्टोरी है, आप एक बार पढ़िए, हम तो सिर्फ रिव्यू दिए आपको, और इसलिए पढ़िए कि कभी आप प्रेम किए हैं तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए।